हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, पार्लियामेंट चैप्टर कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। पढ़ते रहिएगा, रीड रिवाइज डाइजेस्ट, मैं हमेशा कहते रहता हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पॉइंटर्स के हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट उसको इन्फॉर्मेशन को समझना है, रिवाइज करना है। ठीक है, समझना है, रिवाइज करना है। पॉलिटी में सक्सेस अगर आपको चाहिए, समझो, रिवाइज करो, वही एक ट्रिक है। ठीक है, अब क्या होता है, हर हाउस में पार्लियामेंट के अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं किसके, लोकसभा में, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा में। ठीक है, अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं, अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन फॉर लोकसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा भी होते हैं। ठीक है जी, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन किसके लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए रिस्पेक्टिवली। अब आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इनकी पावर्स, इनकी जो एक्सरसाइज करनी है ड्यूटीज़, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में हमारे सारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग से कीजिएगा इसको, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं। चलिए अब आते हैं इलेक्शन एंड टेन्योर। अब क्या है कि स्पीकर जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं कैसे, द स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय लोकसभा। लोकसभा इलेक्ट करती है, और किसके बीच में से होती है, जो इनके मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं जैसे ही उनकी फर्स्ट सिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि स्पीकर इलेक्ट होने से पहले प्रो टेम स्पीकर भी होते हैं, उसका भी इस लेक्चर में जिक्र किया है। तो स्पीकर से पहले कौन होता है, प्रो टेम स्पीकर आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी क्या है कि स्पीकर जो है वो इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के अमंग्स इट्स मेंबर। ठीक है, और जब द ऑफिस ऑफ स्पीकर वेकेंट हो जाता है तो लोकसभा जो है एक और मेंबर को इलेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए, उनकी वैकेंसी जो आ गई है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है जी, अब डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब हम राज्यसभा के चेयरपर्सन के बारे में पढ़ेंगे तब इससे कोरिलेट हो जाएगा कि उसमें कौन करता है। और यूजुअली आपके जो एग्जामिनर है वो ऐसी चीज़ें ही निकालता है कि आपके जो स्पीकर की जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट करता है, और राज्यसभा में कुछ और होता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, स्पीकर जो है वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा में रहते हैं। अब लाइफ ऑफ लोकसभा आपको पता ही है कि यूजुअली 5 साल होती है, यूजुअली, अनलेस एंड अनटिल डिसॉल्व हो जाए या कोई इशू हो जाए। ठीक है जी, हाउएवर ही हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन फॉलोइंग ऑफ 3 केसेस। मतलब अपने टाइम से पहले भी वेकेट कर सकते हैं। वो क्या, 3 केसेस क्या क्या हैं, इफ़ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब उनकी मेंबरशिप चली जाती है, एमपी नहीं रहते हैं, या तो वो रिज़ाइन करते हैं। रिज़ाइन किसको करेंगे, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट आ गया कि स्पीकर अपनी रेजिग्नेशन किसको देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। तो ये एक पॉइंट है दोस्तों। पॉइंटर्स जो निकलते जा रहे हैं ना, ठीक है, उसको आप लिखते रहिए। ठीक है जी, अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसको लिखते रहिए, एक कैजुअल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। पार्लियामेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो कीप ऑन राइटिंग। ठीक है जी, तीसरा क्या है, इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। ठीक है जी, इनको जो रिमूवल किया जाता है। अब देखिए इसमें कैच आ गया कि रेजोल्यूशन, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो रेजोल्यूशन क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा चाहिए उसमें। ठीक है जी, वो रेजोल्यूशन कैसे आता है, उसका 14 दिन का पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ठीक है जी, और जो रेजोल्यूशन है रिमूवल का, वो जब वो कंसिड्रेशन में होता है कि ठीक है रिमूवल करना है नहीं करना है, जो भी है कंसिड्रेशन में है एडवांस नोटिस के बाद, तो उसमें क्या कि ही कैन नॉट प्रिसाइड एट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब हाउस की, मतलब कि वो प्रिसाइड नहीं कर सकते इस सिटिंग में, मतलब लेकिन वो प्रेजेंट रह सकते हैं, मतलब कि वो एज अ स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे लेकिन पार्लियामेंट में रह सकते हैं। ठीक है जी, और क्या है कि वो बोल भी सकते हैं और टेक पार्ट कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ठीक है जी,
मतलब कि वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब चेयर पे नहीं बैठेंगे लोग, मतलब स्पीकर नहीं होंगे, लेकिन वो पार्ट ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है जी। एट सच अ टाइम एंड वोट, ठीक है जी, इन फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है जी। मतलब कि वो वोट नहीं कर सकते, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। और वो वोटिंग कब करते हैं, जब एक टाई हो जाए तभी वो उनकी वोट होती है, ठीक है जी। वेन एवर लोकसभा इज़ डिजॉल्व द स्पीकर डज नॉट विकेट हिज ऑफिस। अब ये देखिए एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोकसभा डिजॉल्व होगी तो स्पीकर जो है वो अपना ऑफिस जो है विकेट नहीं करते हैं। कब तक नहीं करते हैं, जब तक कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आती है, ठीक है जी। जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ जाएगी तब वो अपने हमारे लोकसभा को छोड़ेंगे और फिर इमीडिएटली हमारे कौन आएंगे, प्रो टेम स्पीकर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत एग्जाम्स में प्रो टेम स्पीकर के बारे में पूछा जाता है, यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं रोल, पावर्स और फंक्शन स्पीकर के क्या क्या है। अच्छा, हमारे जो स्पीकर साहब हैं या साहिबा हैं वो हेड ऑफ़ द लोकसभा है, ठीक है जी। मतलब हेड ऑफ़ द लोकसभा है और जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हेड करते हैं। ही इज़ द गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी। मतलब कि वो रखवाले हैं किसके, पावर ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स के। और वो एक प्रिंसिपल स्पोक्समैन है। प्रिंसिपल स्पोक्समैन का मतलब क्या हुआ है, सबके लिए बोलते हैं, सबकी तरफ से उनकी स्पोक्समैनशिप होती है, ठीक है। स्पोक्समैन की जगह स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल हो गया तो स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और उनके जितने भी डिसीजन हैं वो पार्लियामेंट्री मैटर्स में वो फाइनल होते हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है जी। ही इज़ मोर दैन मेयरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही नहीं, उससे ज़्यादा भी हैं लोकसभा के, ठीक है जी। उनकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी वास्ट है, वेरिड है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंपॉर्टेंट है, और ठीक है जी। और उनको बहुत ज़्यादा हाई ऑनर और हाई डिग्निटी से देखा जाता है और सुप्रीम अथॉरिटी से। देखिए दोस्तों, वो इसलिए भी देखा जाता है कि यूजुअली हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है जी, वो ऑलरेडी मतलब कोई 8 या 9 बार तो मिनिमम, इतना तो मतलब वो 8 या 9 बार तो वो इलेक्ट हो ही चुके होते हैं एज एन एमपी। तो देखिए अगर कोई 8 या 9 बार अगर आया है और 5 साल के हिसाब से भी हम देखेंगे तो देखिए 40 से 50 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो मतलब जो कि हमारे पार्लियामेंट में ऑलरेडी हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ हैं। इसीलिए उनको बहुत ऑनर, हाई डिग्निटी के साथ देखा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि स्पीकर ऑफ हमारे जो लोकसभा हैं वो डिराइव करते हैं अपनी पावर्स कहाँ से, उनके 3 सोर्सेज हैं। इनको पावर कहाँ कहाँ से मिलती है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारी पावर दी है। दूसरा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोकसभा का बना हुआ है, ठीक है जी। और फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जो भी आपकी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं उसमें रेजिड्यूरी पावर्स मिलते हैं जो कि अनरिटन और अनस्पेसिफाइड है, ठीक है जी। तो यहाँ से स्पीकर की सारी पावर्स आती हैं। ऑलराइट, ऑल टुगेदर ही हैज़ द फॉलोइंग पावर्स एंड ड्यूटीज़। अब वो क्या क्या हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस। आपने देखा है कि हाउस प्रोसीडिंग अगर आपने देखी होगी तो कितना हल्ला हुल्ला होता है, ठीक है जी। तो स्पीकर साहब बोल रहे थे बैठ जाइए बैठ जाइए। एक टाइम पे आप एक मीम भी बना था मीरा कुमारी जी का। चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है जी। उनका जो है दिस इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है जी। मतलब किस चीज़ की, कंडक्टिंग द बिजनेस एंड रेगुलेटिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, मतलब कि जो भी वहाँ पे काम हो रहा है उसकी सारी जितनी भी जिम्मेदारी वो स्पीकर की रहती है, ठीक है जी। एंड ही हैज़ द फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो फाइनल इंटरप्रिटेटर हैं। इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का उल्लेख करना है कि समझना है, वो फाइनल है, जो वो बोलेंगे फाइनल है। किस चीज़ के लिए, जो प्रोविज़न दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में दिए हुए हैं, या फिर जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है जी। इनकी जितनी भी आपकी इंटरप्रिटेशन है वो हमारे स्पीकर साहब देते हैं और वो फाइनल होता है, ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, ये हाउस को एडजर्न भी करते हैं। एडजर्न मतलब कि बर्खास्त, ठीक है जी, या फिर कुछ टाइम के लिए बर्खास्त कर दिया है, या फिर सस्पेंड भी करते हैं किसको, मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। मतलब कि कोई कोरम नहीं है तो मीटिंग जो है उसको सस्पेंड कर दिया। अब कोरम क्या होता है, द कोरम इज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज़
1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये कोरम आ गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि कोरम क्या होता है और कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो 1/10। ये बड़े ही टेक्निकल क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यहाँ से ही जहाँ जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आई कैन गिव यू अ गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स हैं उसमें से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में मिल के ही रहेंगे। आई कैन गिव इट इन योर राइटिंग, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। चाहे आप यूपीएससी के ले लीजिए, चाहे आप स्टेट के ले लीजिए, एसएससी के ले लीजिए, ईपीएफओ के ले लीजिए, सीडीएस के ले लीजिए, असिस्टेंट कमांडेंट के ले लीजिए। आई कैन गिव इट इन राइटिंग कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट के इन्हीं जो लेक्चर्स बनाए आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। और जब आपको आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि सर आपने करवाया था। ठीक है जी। तो देखिए 1/10 है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब कहता है ही डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो तो हमने देख लिया था। लेकिन जब वो वोट करते हैं, कब करते हैं, जब कोई टाई हो गई। टाई का मतलब है इक्वल डिवाइड हो गया हाउस। ठीक है जी। व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन द क्वेश्चन, ठीक है जी, तब स्पीकर को है ही इज़ एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है जी। इस वोट को क्या कहते हैं हम, कास्टिंग वोट कहते हैं। इस वोट को कहते हैं हम कास्टिंग वोट। तो मतलब कि स्पीकर जो हमारे वोट डालेंगे उसका नाम क्या है, कास्टिंग वोट। यहाँ से भी क्वेश्चन, अब देखिए मैं अगर आपके एग्जामिनर हूँ तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा कि द वोट एक्सरसाइज्ड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट, डेडलॉक वोट, टाई वोट। ठीक है जी। अब देखिए सब कुछ आपको ऐसे लग रहे हैं कि अब देखिए डेडलॉक वोट भी बोल सकते हैं यस जी, टाई वोट भी है कि इक्वल वोट भी है, कास्टिंग वोट भी है। तो आपने अगर ढंग से पढ़ा है कि हाँ इसका नाम कास्टिंग वोट है तो आप इसको करेक्ट करके आएंगे। ठीक है जी। क्योंकि देखिए मतलब तो डेडलॉक का टाई का सेम ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या कहते हैं इसे, कास्टिंग वोट कहते हैं। ठीक है जी। और इसका पर्पस क्या होता है, डेडलॉक को सॉल्व करना। अब क्या है अगला पॉइंट, क्या है, वो जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस को भी प्रिसाइड करते हैं। ठीक है जी। ये प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को। और ऐसी सिटिंग कौन समन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल आएगी, हु समन्स द जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए। प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये देखिए यहाँ से निकल आया। तो मतलब कि आपके जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो नहीं करेंगे। ठीक है जी। अपर हाउस नहीं करेंगे, लोकसभा के स्पीकर हैं वो करेंगे प्रिसाइड ओवर। ठीक है जी। अब वो क्या कर सकते हैं, ये सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस भी कर सकते हैं। और कि कौन रिक्वेस्ट करेगा, लीडर ऑफ द हाउस अगर उनको रिक्वेस्ट करता है। अब देखिए सीक्रेट सिटिंग क्या होता है, पता नहीं अब आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं। सीक्रेट सिटिंग क्या होता है, जब कोई हाउस जो है सीक्रेटली बैठता है किसी एजेंडा को लेके, तो उसमें क्या होता है, कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो चैम्बर में नहीं आता है या लॉबी में या गैलरीज में नहीं होता है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ स्पीकर। ठीक है जी। तो ये है आपकी सीक्रेट सिटिंग। और इसमें आपकी जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। ठीक है जी। सीक्रेट सिटिंग कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, इसीलिए इसका नाम सीक्रेट सिटिंग है। ठीक है जी। अब ये चीज़ आपको क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपने कभी भी अगर अपने प्रोसीडिंग्स देखी होंगी तो कभी भी डीडी न्यूज़ या लोकसभा या राज्यसभा टीवी में नहीं आएगा सीक्रेट सिटिंग इन द हाउस। ऑब्वियसली सीक्रेट का है करा फिर वो। ठीक है जी। 7वां पॉइंट क्या है, अब वो डिसाइड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब साहब आप बोलेंगे सर हर पॉइंट में आप बोल रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे सारा ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाइए मेरे साथ। ठीक है जी। लिखते जाइए। अब वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा मनी बिल है कि नहीं। ठीक है जी। अब ये है कि अब जैसे जीएसटी को मनी बिल बनाना था, ये किसने डिसाइड किया था, ये लोकसभा के स्पीकर ने डिसाइड किया था। सरकार इस हिसाब से अपने काम निकलवा लेती है। ठीक है जी। क्योंकि मनी बिल तो आपको पता ही है कि वापस नहीं हो सकता, वो पास कर ही सकते हैं। ठीक है जी। एनीवे, तो अब क्या है कि ये डिसाइड करते हैं कि एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल रहता है। तो देखिए ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर हो गई हमारी। ठीक है जी। और वन अ मनी बिल इज़ ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, स्पीकर एंडोर्सेज ऑन द बिल हिज सर्टिफिकेट। ठीक है जी। तो कोई भी बिल को आगे राज्यसभा में भेजने है और उसको मनी बिल बनाना है तो उसका एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि ये एक मनी बिल है। ऐसे नहीं है कि बोल दिया तो हो गया, एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ठीक है जी।
अब वो डिसाइड करते हैं क्या, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, मतलब कि किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसका जो क्वेश्चन है वो उसके क्वेश्चंस को कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर, ठीक है जी। और अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब डिफेक्शन जो है हमारा 10th शेड्यूल में, उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर, ठीक है जी। 1992 में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपका जो इस पर्टिकुलर ग्राउंड ऑफ डिफेकेशन पे अगर आपका जो डिसीजन लिया गया है स्पीकर ने, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रहेगा, मतलब कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है जी। 9th क्या है, ही एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है जी। अब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होता है, ये एक लिंक होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एक है, मतलब कि हमारी पार्लियामेंट और दुनिया की जितनी पार्लियामेंट्स हैं उसका जो लिंक है, उसके जो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर, ठीक है जी। अब वो किसके, एक और भी हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, किसके हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन कंट्री। तो पहला आपका पार्लियामेंट वाला हो गया, फिर आपके हो गए लेजिस्लेटिव बॉडीज इन कंट्री, ठीक है जी। अब वो क्या हैं, वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है जी, ऑफ लोकसभा, जो भी आपके चेयरमैन हैं उनकी ये करते हैं, ठीक है जी। और वो खुद भी चेयरमैन है, तीन चीज़ों के चेयरमैन हो गए, ठीक है जी। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, किन किन चीज़ों के, एक तो आपके ये वाले आ गई, ठीक है जी, पार्लियामेंट्री ग्रुप के हो गए, दूसरे आ गए कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ठीक है जी। और तीसरा क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी एंड जर्नल पर्पस कमेटी, ये तो लोकसभा की जो चेयरपर्सन है ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। अब आते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। अब इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी का क्यों क्लॉज है वो देखते हैं। स्पीकर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज और पोजीशन जो और अथॉरिटी है वो जिस हिसाब से वो उस हिसाब से उनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने ऊपर देख लिया कितने ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है जी। तो इनका है कि इम्पार्शियलिटी बिकम्स साइन क्वा नॉन, इसका मतलब क्या होता है, एक एसेंशियल कंडीशन, साइन क्वा नॉन, ये आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब है एक एसेंशियल कंडीशन, ठीक है जी। अब ये फॉलोइंग प्रोविजंस दिए हुए हैं जिससे कि मेक श्योर करते हैं कि स्पीकर का ऑफिस जो है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है। वो क्या क्या है, अब हमारे जो स्पीकर साहब हैं उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी हुई है कि 5 साल तक तो आप रहेंगे, और उनका जो रिमूवल है अगर वो करना है तो ईजी नहीं है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है जी। और वो 14 दिन वाला टाइम पीरियड भी है, ठीक है जी। अब ये क्या है कि जो हमारे जो मोशन ऑफ रिमूवल अगर लगता है ये तभी कंसीडर किया जाएगा व्हेन इट हैज़ सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट 50 मेंबर्स, मतलब कम से कम 50 मेंबर्स की रजामंदी चाहिए, तभी ये आपका जो मोशन है वो कंसीडर और डिस्कस किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो है फिक्स्ड हैं, पार्लियामेंट ने फिक्स करी हुई हैं, ठीक है जी। और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ये हम जब पार्लियामेंट के अगले चैप्टर्स और अगली चीज़ों में आएंगे तब समझेंगे कि एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है जी। उनका वर्क और कंडक्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता और क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता लोकसभा में, ठीक है जी, एक्सेप्ट जब एक सब्सटैंटिव मोशन चल रहा है, ठीक है जी। तो एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट और सब्सटैंटिव मोशन जो है, जब हम मोशंस करेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में तब होगा, ठीक है जी। क्योंकि अभी मैं इसको कराने लगा तो हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब उनके जो पावर्स हैं रेगुलेटिंग प्रोसीजर के या कंडक्टिंग बिजनेस के, मेंटेनिंग ऑर्डर के, ठीक है जी, वो सब्जेक्ट क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट में नहीं आता है, मतलब कि ऐसा वो अपने निष्पक्ष और निष्भय होकर अपना सारा काम कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब क्या है, ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये हमने देख लिया था, लेकिन ये कब करते हैं, जब टाई होता है, ठीक है जी। तो ये मतलब कि आपका उनका वोट इतना मायने नहीं रखता है और टाई के टाइम ही वो कर सकते हैं, तो इसलिए उनका इम्पार्शियलिटी है। अब उनको ही इज़ गिवन अ हाई पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ओवर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों,
प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सबसे ऊपर कौन होता है, उसके बाद क्या क्या, जैसे हमारे जो हैं द प्रेसिडेंट जो हैं सबसे ऊपर आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद आते हैं, फिर इस तरीके से नीचे नीचे करते करते आते, तो उनका जो है 7वां रैंक है, ही इज़ द 7th रैंक अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो इक्वल रैंक पे, ठीक है जी। इसका मतलब ये क्या है, ही हैज़ हायर रैंक, किन से, कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर होते हैं एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर से नीचे, ठीक है जी, या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या होता है कि जो हमारे जो स्पीकर होते हैं वो नॉन पार्टी मैन कहला जाता है। वो क्या होता है कि जैसे वो उनको स्पीकर बनाया जाता है तो उनको अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन देना पड़ता है और वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है जी। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में फुली ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से मेंबरशिप नहीं जोड़ते। जैसे कि हमारे प्रेजेंटली लोकसभा के जो स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, ठीक है जी, जिनकी बेटी ने भी IAS निकाला पेपर अभी, तो ये जो हमारे जो ओम बिरला जी जो हैं ये ही इज़ द BJP MP and he has not resigned his membership, he has not given up his membership of the party। तो ये इंडिया में नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब आते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है, अब जैसे हमारे स्पीकर हैं उसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो भी इलेक्टेड ही होते हैं, ठीक है जी। अब हमने ऊपर जितनी जितनी चीज़ें कर ली हैं उसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर का भी रहता है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर निकल के आते हैं वो डिफरेंट होती है, बल्कि बाकी सब कुछ इनका सही होता है। अब डेप्यूटी स्पीकर जो हैं उनको भी इलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी, और उनका इलेक्शन किसके बाद होता है, स्पीकर के इलेक्शन के बाद होता है। और अब ये देखिए, ये डेट ऑफ इलेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब आपको क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर करता है। स्पीकर के टाइम पे कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ऐसे मेरे जैसे अगर एग्जामिनर हुआ तो वो ऐसे यहीं से क्वेश्चन डालेगा, ठीक है जी। अब क्या है कि जो वेन एवर द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर फॉल्स वेकेंट, तो फिर एक नया मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। अब लाइक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा रहा जाता है, ठीक है जी। हाउएवर ही मे वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ दिस फॉलोइंग केसेस, मतलब पहले भी कर सकते हैं, कब, जब उनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो ख़त्म हो जाए, या तो वो रिजाइन कर दें या तो वो रिमूवल हो जाए उनका। कैसे, एक रेजोल्यूशन पास हो, वही सेम जो आपके लिए उसका है स्पीकर का की मेजॉरिटी, ठीक है जी। और वही सेम प्रोसीजर है कि 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है एडवांस में, ठीक है दोस्तों। अब डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ स्पीकर जब हमारे स्पीकर साहब नहीं हो या फिर उनके ऑफिस वेकेंट हो, ठीक है जी। ही ऑल्सो एक्ट स्पीकर व्हेन लैटर इज़ एब्सेंट, जैसे कि हमारे स्पीकर साहब नहीं हैं, एब्सेंट हैं, तो वो उनका कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। एक्ट्स संभालते हैं मतलब एक्ट्स करते हैं फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है जी। दोनों केसेस में ही एज्यूम्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर, चाहे पहला केस है या दूसरा केस है, ये दोनों केसेस में सारी पावर्स जो है एज्यूम करते हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेज की वो भी ये करते हैं, ठीक है जी। कब, इन केस द स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम सच सिटिंग, ठीक है। अब ये क्या नोट करना चाहिए कि द डेप्यूटी स्पीकर इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू स्पीकर, मतलब कि वो उनके सबॉर्डिनेट नहीं है, वो अलग हैं, ठीक है जी। और वो एक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं हाउस के लिए, ठीक है जी। बस सबॉर्डिनेट नहीं है मतलब उनके साथ साथी नहीं है, वो एक अलग एंटिटी हैं, ठीक है। अब डेप्यूटी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज, एक स्पेशल प्रिविलेज है, वो क्या है कि वेन एवर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे कि किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको मेंबर बना देते हैं, जैसे कौन बनाते हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर बनाते हैं, ठीक है जी, वही अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर डेप्यूटी स्पीकर को उसके पार्लियामेंट्री कमेटी में बना दिए चाहे का मेंबर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, उसके चेयरपर्सन बन जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब स्पीकर की तरह ही क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, सेम वही प्रोसीजर, ठीक है जी। उनका कास्टिंग वोट जो है वो टाई के वक्त ही होगा, ठीक है जी। कास्टिंग वोट दोनों स्पीकर
और डेप्यूटी स्पीकर के लिए आ गया, ठीक है, जो ऊपर जो हम बात कर रहे थे। फर्दर क्या है कि जब एक रेजोल्यूशन जो है रिमूवल ऑफ स्पीकर का अंडर कंसिडरेशन होता है तो ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग, वही सेम जो स्पीकर के लिए है, लेकिन वो प्रेजेंट हो सकते हैं और वो बोल भी सकते हैं, ठीक है जी। अब जो व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द हाउस, जब स्पीकर अगर हाउस प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं तो हमारे डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही होंगे हाउस के, ठीक है जी, वो एक ऑर्डिनरी एमपी ही हैं, ठीक है जी। और वो क्या हैं, वो ही कैन स्पीक इन हाउस, वो पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग एंड वोट ऑन एनी क्वेश्चन। अब देखिए वोट करने का अधिकार है इनके पास। ये जब चेयर पे बैठेंगे या तो डेप्यूटी स्पीकर की या फिर स्पीकर की, तब वो रूल्स रेगुलेशन लग जाएंगे चेयर के, नहीं तो नॉर्मली ही इज़ द नॉर्मल एमपी ओनली, ठीक है। अब डिप्टी स्पीकर की जो एंटाइटलमेंट है, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलती है, जो कि पार्लियामेंट ने फिक्स करी है, और वो भी कंसोलिडेटेड फंड से आती है। अब 10वीं लोकसभा तक क्या होता था, स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर वो एक ही रूलिंग पार्टी से होती थी। बट 11th लोकसभा से क्या एक नॉर्म बन गया कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से आते हैं और हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के लिए आते हैं, ठीक है जी। तो वो बताइए कमेंट सेक्शन में हमारे डिप्टी स्पीकर क्या हैं, कौन है, ठीक है जी। अब क्या है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं जब एज्यूम करते हैं ऑफिस में, उनको कोई स्पेशल कोई सेपरेट ओथ या अफर्मेशन नहीं लेने पड़ती है, ठीक है जी। जो उन्होंने एज एन एमपी ली हुई है वही ओथ रहती है, ठीक है। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा जो है अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा जो हैं, उसमें क्या है कि स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करते हैं, किससे करते हैं, अमंग्स द मेंबर ऑफ पैनल नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, मतलब कि उनका एक पैनल जो है उसमें से 10 चेयरपर्सन को वो नॉमिनेट करते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, ठीक है जी। अब वो क्यों किया गया है कि एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेशन चला हुआ है, ठीक है जी, मानसून सेशन चला है, विंटर सेशन चला है, स्पीकर साहब नहीं है, ठीक है जी, या फिर डिप्टी स्पीकर साहब भी नहीं है, तो अब क्या है कि ये जो 10 लोग हैं इनमें से ये चेयर पे कोई भी बैठ सकता है। अब ऑब्वियसली देखिए आपकी सुबह से लेकर शाम तक आपकी पूरा सेशन चल रहा है, तो इनको एक काम थोड़ी है, इनको, ठीक है जी, मिनिस्ट्री भी देखनी है, बाकी काम भी देखने हैं, कई बार थकाए होते हैं, कुछ भी है, फॉर एनी रीज़न स्पीकर नहीं बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं बैठे हैं, तो ये जो 10 लोगों को इलेक्ट किया है वो आपकी चेयर पे बैठेंगे एंड दिल एक्ट एज अ स्पीकर, ठीक है जी। अब क्या है, ही हैज़ द सेम पावर्स एज अ स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग, ये जो आपके जो 10 आपके जो रखे हुए हैं उनकी सेम है, और ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड, ठीक है जी। अब व्हेन अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, अब सपोज ये जो पैनल है ये भी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि एनी अदर पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय द हाउस एक्ट एज अ स्पीकर, मतलब ये 10 लोगों में से भी नहीं है, तो फिर हाउस ही डिसाइड कर लेता है कि आप बैठ जाओ, आप स्पीकर बन जाओ, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि अब मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ऑफ द ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इज़ वेकेंट, ठीक है जी। सपोज़ आपके स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर साहब किन्हीं रीजंस की वजह से उनका ऑफिस वेकेंट है, तो ये जो आपके हमने 10 मेंबर्स का जो देखा है पैनल ना, उनमें से ये नहीं हो पाएंगे, ये नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर की उस पर, जब तक कि इनका इलेक्शन नहीं हुआ होता है, ठीक है। अब उस टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग सच टाइम स्पीकर्स ड्यूटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर्स ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस, ठीक है जी। उस टाइम पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन उस टाइम पे करेगा, और फिर इलेक्शन होते हैं तब इस तरीके होते हैं। चलिए अब आते हैं प्रो टेम स्पीकर। स्पीकर प्रो टेम क्या होता है, यहाँ से दोस्तों बड़े क्वेश्चन निकलते हैं, यूपीएससी में बड़ा फेवरेट रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट्स हिज ऑफिस, ठीक है जी। जब हमने ऊपर देखा कि स्पीकर वैसे नहीं वेकेट करता है, जैसे ही नई सेशन बैठेगा तभी वो वेकेट करेगा, जैसे ही वो वेकेट करता है उनका ऑफिस जो है इमीडिएटली वो वेकेंट हो जाता है, ठीक है जी। अब वो फर्स्ट मीटिंग से पहले क्या होता है, एक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा से पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो एक मेंबर ऑफ लोकसभा जो हमारे आए हुए हैं उनको स्पीकर प्रोटेम करते हैं,
मतलब जब तक हमारे स्पीकर साहब इलेक्ट नहीं हुए हैं तो एक टेम्पररी स्पीकर प्रोटेम आएंगे, ठीक है जी। अब वो स्पीकर प्रोटेम क्या होते हैं, ये यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है कि आप आओ। और इनका रोल क्या रहता है, अब प्रेसिडेंट जो है पहले तो इनको एडमिनिस्टर करते हैं ओथ की, स्पीकर प्रोटेम की। स्पीकर प्रोटेम इंपॉर्टेंट है, स्पीकर की नहीं, स्पीकर प्रोटेम की, ठीक है जी। अब स्पीकर प्रोटेम के पास सारी पावर्स होती हैं स्पीकर की, ठीक है जी। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस होते हैं ना, उसकी मीटिंग प्रिसाइड ओवर करते हैं। और उनकी मेन ड्यूटी क्या है स्पीकर प्रोटेम की, कि वो सारे जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनको एडमिनिस्टर करवाते हैं ओथ, ठीक है जी, ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। अब ये क्या है, ही ऑल्सो इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर, ठीक है जी। जैसे ही फिर मतलब पहले तो उन्होंने ओथ दिलवानी है सबको, ठीक है, वो करवा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने नए स्पीकर की इलेक्शन करानी है। फिर ये दोनों जब काम हो गए तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो ऑफिस है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म है। तो एक ये टेम्परेरी ऑफिस रहता है कुछ ही दिनों के लिए, स्पीकर प्रोटेम, ठीक है जी। अब आते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं राज्यसभा के, उसको हम चेयरपर्सन या चेयरमैन कहते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, हमने जो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे भी पढ़ा था, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये आ गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, कल भी मैंने पूछा था और एक ही बच्चे ने जवाब दिया था, ठीक है। तो वो है हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी। अब क्या है कि ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज और ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी। क्या है कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट का हमारे ले रहे हैं, ऑफिस चार्ज ले लिया उन्होंने, ठीक है जी, या फिर प्रेसिडेंट की फंक्शंस को कर रहे हैं, तब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होंगे और उनकी ड्यूटीज़ भी नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो रिमूव किया जा सकता है जब वाइस प्रेसिडेंट चले गए, ठीक है, चले गए हैं उनको रिमूव किया गया है। तो मतलब ये बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करेंगे तभी ही क्या होगा, उनको रिमूवल होगा, ठीक है जी। अब मैंने एक चीज़ बोली कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए वाइस प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करते हैं कि उनका रिमूवल प्रोसेस डिफरेंट होता है। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच किया जाता है या रिमूवल किया जाता है, कैसे होता है वो बताएगा, ठीक है जी। जो बताएगा उसको मैं एक शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब क्या है, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन इन द राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। वो कैसी क्या क्या हैं पावर्स और जो भी हमारी हैं वो लोकसभा के स्पीकर की तरह ही हैं, लेकिन स्पीकर के पास 2 स्पेशल पावर्स हैं जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है जी। वो क्या है कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कोई मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है जी, और उनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहता है। अब हमारे स्पीकर जो हैं वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, ठीक है जी, हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते हैं, ठीक है। बट लाइक स्पीकर, चेयरमैन जो है ही ऑल्सो कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, वो भी कब मतलब वोट करेंगे जब इक्वालिटी ऑफ वोट होगा, ठीक है जी, तभी होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज़ फॉर कंसिडरेशन, ठीक है जी। मतलब कि जब उनको रिमूवल का एक रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में रखा हुआ है तब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के हमारी जो प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते हैं सिटिंग को, ठीक है जी। लेकिन वो प्रेजेंट रह सकते हैं, बोल सकते हैं हाउस में, और वो ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग बट विदाउट वोटिंग, ठीक है जी। अब एज इन केस ऑफ स्पीकर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन आर आल्सो फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब कि हमारे जो चेयरमैन की जो सैलरी है वो भी पार्लियामेंट ही फिक्स करती है, और वो कहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और वो क्या है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ये हमने अगले चैप्टर में करने हैं, ठीक है जी।
अब इस पीरियड में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट की फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उनको जो है चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा है उनकी सैलरी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे उनको? प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है जी, ही इज़ पेड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सच टाइम। ठीक है जी, अब आते हैं डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो कौन करते हैं? इज़ इलेक्टेड बाय राज्यसभा। ठीक है जी, जैसे कि आपकी डेप्यूटी स्पीकर थे उसी तरीके से है। ठीक है जी, और इनका ऑफिस अगर वेकेंट फॉल होता है तो सेम इनकी फिर इलेक्शन करानी पड़ती है। क्यों? वैकेंसी फिल करने के लिए। और डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं वो अपने इफ़ द डेप्यूटी चेयरमैन कब वेकेट करते हैं अपने ऑफिस को, उनका भी 3 केसेस ही है। जैसे ऊपर था, यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और रिवाइज भी हो रही हैं। जब उनकी जो मेंबरशिप है राज्यसभा की वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म एज एन वो नहीं रह रहे हैं एज एन एमपी किन्हीं भी रीज़न से, या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया चेयरमैन को लिखा, या फिर उनको रिमूवल हुआ है कि रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है जी, जिसमें कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ने मेजॉरिटी दी हुई है। ठीक है जी, सिमिलरली इनका भी वही है कि 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन हैं वो परफॉर्म करते हैं द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन्स ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट। ठीक है जी, और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है जी, मतलब कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट की एक्ट कर रहे हैं या फिर वैकेंट हुआ है। ठीक है जी, अब वो क्या है, ये ऑल्सो एक्ट्स एज अ चेयरमैन व्हेन द लैटर इज़ एब्सेंट, मतलब कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो एब्सेंट हैं तो वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे। अब दोनों केसेस में क्या है, उनके पास सारी पावर है चेयरमैन की। ठीक है जी, सारी की सारी चेयर पावर मतलब कि है। और सिमिलरली जैसे हमने देखा था कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो एक सबॉर्डिनेट नहीं है, एक अलग से हैं, वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन उसी पार पे है। देखिए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर एट पार रहेंगे, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन एट पार रहेंगे, इनका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, अब ये भी है कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं राज्यसभा के लिए। और लाइक द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट, वही सेम फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कर सकते हैं, और जब टाई होगी तभी होगा। अब क्या है कि व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन हाउस ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द, मतलब ये बिल्कुल वही आपके जो कॉन्सेप्ट है पर कि अगर आपके रिमूवल का है तो मैं हाउस को नहीं प्रिसाइड ओवर कर सकता हूँ। हाँ, उसमें बोल सकता हूँ, ठीक है जी, लेकिन मेरे पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है जी, यही है कि ही कैन स्पीक इन हाउस, पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग एंड वोट ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस। मतलब ये वोट किस तरीके से करेंगे? एज अ मेंबर, नॉट एज द डेप्यूटी स्पीकर, फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि फर्स्ट इंस्टेंस में डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब क्या है कि लाइक चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेज। और ये कहाँ से आती हैं? ये पार्लियामेंट फिक्स करता है और कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। अब आते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। वही सेम चीज़ पैनल है कि रूल्स ऑफ राज्यसभा में क्या है कि चेयरमैन जो है मेंबर ऑफ पैनल जो है वाइस चेयरपर्सन के बनाते हैं, वही सेम करने के लिए। अब क्या है कि ताकि एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ताकि चलता रहे। और उनके पास भी सेम पावर वही होगी जब भी वो चेयर पे होंगे कि वो चेयरमैन वाली पावर होगी प्रिसाइडिंग वाली, और वो भी ऑफिस तब तक ही होंगी जब तक नया पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं होता है। ठीक है जी, जब अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इज़ ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, मतलब आपके वाइस चेयरपर्सन भी प्रेजेंट नहीं है, तो पर्सन एज डिटर्मिन्ड बाय हाउस एक्ट्स एज अ चेयरपर्सन, मतलब वही सेम जो आपकी लोकसभा के लिए। ठीक है जी, अब इसमें क्या एम्फेसिस है कि ए मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ऑफ हाउस। ठीक है जी, कब? when the office of the chairman of deputy chairperson is vacant। ठीक है जी, अब इस टाइम में क्या होता है कि चेयरमैन और की जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कौन करता है? मेंबर ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फॉर द पर्पस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इलेक्शन आर हेल्ड एज सून एज पॉसिबल टू फिल द वेकेंट पोस्ट। ठीक है जी, तो कभी भी कोई भी वेकेंट पोस्ट निकलती है तो उसकी इलेक्शंस हो जाते हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे
सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, हर हाउस का जो होता है इसके स्पेशल सेक्रेटरियल स्टाफ होता है और इसके एग्ज़ाम्स भी निकलते हैं, ठीक है जी। सेक्रेटरियल सर्विसेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनकी जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन जो है वो पार्लियामेंट करती है, ठीक है जी। और सेक्रेटरीट जो है हर हाउस का, उसमें एक सेक्रेटरी जनरल होता है। अभी सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, ये एक परमानेंट ऑफिसर है और ठीक है जी, ये अपॉइंट कौन करता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है जी। तो ये था आज एक हैवी सा लेक्चर, ठीक है जी। डाइजेस्ट कर लीजिएगा इसको, फिर से रीड, रिवाइज और डाइजेस्ट कीजिए, तभी आपका कुछ उद्धार होगा। इस वाले लेक्चर से मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों, बनते ही बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसको आओ फिर से इसको अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए और अपने नोट्स वगैरह लिखते रहिए, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।